चलो आओ अब देखते हैं कि HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में रेजिडेंसी कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले तो समझो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है। भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू लॉ के परसुएंट बनी हुई एक बॉडी होती है जिसमें हिंदू रिलीजन के घर घर के लोग जो रिश्तेदार होते हैं, जिनमें ब्लड का रिलेशनशिप होता है, वो सब मिलके अपना बिजनेस करते हैं, उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब जब इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट लाया गया तो भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इतनी सारी थी इंडिया में कि इनकम टैक्स एक्ट ने इसको भी एक अलग पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। वरना फोर्स करना पड़ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को कि भाई या तो तुम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर तुम पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर तुम कंपनीज बन जाओ। ऐसे फोर्स करना पड़ता। फोर्स नहीं किया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ने। उसने सिंपली क्या बोला, उसने बोला ठीक है भाई हम एक पर्सन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस पर्सन का नाम है HUF और वो एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक अलग इंडिपेंडेंट पर्सन की हैसियत पाएगा इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। नेचुरल सी बात है, अगर वो एक अलग इंडिपेंडेंट पर्सन की हैसियत पाएगा तो डेफिनेटली भाई उसके अलग अलग रूल्स, उसके अलग अलग कंडीशंस, उनके अलग अलग हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हर चीज़ अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो रेजिडेंसी के रूल्स भी जो HUF के होते हैं वो भी अलग से स्पेसिफाई हम कर रहे हैं और रेजिडेंसी के रूल्स हम इस एक सिंपल से चार्ट से अपना पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है रेजिडेंसी के रूल्स HUF के केस में। और भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना इंडिविजुअल का ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इंडिविजुअल के ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं रेजिडेंसी के। HUF के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है रेजिडेंसी के, इसीलिए HUF में से रेजिडेंसी का क्वेश्चन पूछना एक कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6(2) ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि रेजिडेंसी ऑफ HUF का रूल्स बताता है, कंडीशंस बताता है जो एक HUF को रेजिडेंट बनाएंगे या जो एक HUF को रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। अब सीधी सी बात है, HUF represents a group of Hindu family members who have accumulated together. All those should be members of the same family. It cannot be different families. It has to be same family who have the linear hierarchy, who should have common parents, who should have same family, same blood relationship should be there. तो natural सी बात है भाई, stay of India cannot be a relevant criteria for this kind of an entity, क्योंकि ये एक wholesome group है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो तुम किस किस का स्टे देखोगे? तुम सबका अलग अलग स्टे थोड़ी देख सकते हो। ये तो एक ऑल टुगेदर एक कम्युनिटी टाइप की है, तो इसमें स्टे ऑफ पर्सन या स्टे ऑफ HUF तो नहीं देखा जा सकता नेचुरली। तो हमें अगेन स्टे देखते हुए भी हम क्या चीज देखते थे कि जो एक्टिविटी हो रही है, जिससे इनकम अराइज हो रही है, वो भाई कहां हो रही है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट से सैलरी कमाने के लिए, कहां कर रहे हो, हम ये चीज देखते थे। बस भाई डिट्टो सेम प्रिंसिपल, डिट्टो सेम फंडामेंटल हम यहां भी लेके चलेंगे कि ये बताओ HUF जो पैसा कमा रही है, जिन एक्टिविटीज से पैसा कमा रही है, वो एक्टिविटीज आखिरकार कहां हो रही हैं, ये बताओ हमें। तो भाई एक्टिविटीज कहां हो रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है सर। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हो सकता है कहीं और हो रही हो, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, जो एक्चुअल काम होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो हो सकता है कहीं और हो रहा हो। तो अब सवाल ये उठा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सामने सवाल ये उठा, हम डिसीजन मेकिंग जहां मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको रेलेवेंट एक्टिविटी का सोर्स मानेंगे, या जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहां एक्चुअली चीज बन रही है, उसको एक्टिविटी का ओरिजिन या सोर्स मानेंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी या उसकी एक ब्रांच सिंगापुर में भी खुली हुई है। सिंगापुर में क्या होता है, प्रोडक्शन, सारा काम, सारी मशीनरी का देखभाल, वो सब होती है सिंगापुर में। डिसीजन कहां लिया जाता है? जहां मुकेश अंबानी जी बैठे हैं। मुकेश अंबानी जी कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं मुंबई में, इंडिया में। तो अब सवाल ये उठता है कि जो एक्टिविटीज हैं उनका गढ़ कहां है? क्या वो इंडिया है या वो सिंगापुर है? जहां एग्जीक्यूशन होता है वहां पर हम गढ़ माने एक्टिविटीज का कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो काम हो रहा है वो सिंगापुर में हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सप्लॉयटेशन भी वहां है।
तो क्या हम वहां मानेंगे कि गढ़ है, क्या हम वहां मानेंगे कि एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या जहां डिसीजन लिया जा रहा है वहां मानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? तो भाई हमने कंक्लूड किया, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने कंक्लूड किया कि जहां पर डिसीजन लिया जा रहा है, जहां पर पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा रहा है, जो ब्रेन एंड हेड है कंपनी का, वो जहां पर सिचुएट होता है वहां पर हम कंपनी का मानते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है, और वहीं पर मानते हैं कि कंपनी रिसाइड करती है। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एंसिलरी हैं भाई, एग्जीक्यूशन होना तो एंसिलरी है, एग्जीक्यूशन होना तो सेकेंडरी है। मेन क्या है? मेन है डिसीजन मेकिंग जहां हो रही है, ब्रेन जहां कंपनी का है, वो जहां पर है, हम वहां की बात करेंगे कि वो कंपनी या वो एचयूएफ वहां की रेजिडेंट है। तो द डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ। अगर वो इंडिया में हुआ तो वो एचयूएफ रेजिडेंट बनेगी, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से बाहर हुआ, मतलब आउटसाइड इंडिया हुआ, तो भाई वो वाली एचयूएफ नॉन रेजिडेंट बनेगी। क्या मतलब होता है ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का? ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो केस लॉज ने डिस्क्राइब किया इनको और ज्यादा, उनको बोला गया ब्रेन एंड हेड ऑफ एचयूएफ। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हम कहां मानेंगे? हम वहां मानेंगे जहां जो ब्रेन एचयूएफ के लिए काम कर रहा है, या जो ब्रेन एचयूएफ का है, जहां हेड एचयूएफ का है, वो जहां पर सिचुएटेड है, जहां से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जहां से सारा मेन काम हो रहा है, वो जहां पर हरकत हो रही है, वो एक्टिविटी जहां पर है, हम वहां पर मानेंगे कि भाई एचयूएफ सिचुएटेड है, एचयूएफ रेजिडेंट है। सो एक्टिविटी कहां हो रही है रियल में, मतलब प्रोडक्शन कहां हो रहा है, इररेलेवेंट। सिंगापुर में फैक्ट्री है, इररेलेवेंट। चल कहां से रही है, डिसीजन मेकिंग कहां होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर मीटिंग करते हैं, वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा हमारे एचयूएफ के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को डिसाइड करने का। सर बड़ा इजी है। इजी कैसे? सर जब भी एचयूएफ को मीटिंग करनी हो और मेजर डिसीजन लेने हो ना, तो एचयूएफ के जो मेन लोग हैं, जो डिसीजन लेने वाले, जैसे एक कर्ता होगा, एक मैनेजर होगा और 2-3 बड़े वाले भाई होंगे, वो चारों पांचों लोग उस दिन जिस दिन डिसीजन लेने हैं, उस दिन के लिए फ्लाइट पकड़ें और दुबई चले जाएं, या आसपास किसी और कंट्री में चले जाएं जहां की फ्लाइट बहुत सस्ती होती है, और डिसीजन वहां लेके वापस आ जाएं। तो वो क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। सोचना बड़ा इजी है, रूल को तोड़ना। भाई मैं हूं, करता हूं, एचयूएफ का करता मतलब जो हेड होता है। मैंने अपने बड़े बेटे को बोला, हाँ भाई सुनो रामलाल, आ जाओ जरा, चलो घूम के आते हैं, बैंकॉक की सैर करा के लाता हूं तुम्हें, थाईलैंड की रिटर्न टिकट है, एक बंदे की 15,000 रुपए, 15,000 रुपए में आना जाना हो जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा वहां पर हम डिसीजन लेके आ जाएंगे और इंडियन सरकार को बोलेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ब्रेन कहां पर एग्जीक्यूट किया गया, कहां पर डिसीजन लिया गया, इंडिया के बाहर डिसीजन लिया, हम तुम्हारे रेजिडेंट ही नहीं है, हम तुम्हारे में टैक्स नहीं पे करेंगे। तो केस लॉज ने एक चीज और बोली, केस लॉज ने बोला डी फैक्टो ब्रेन एंड हेड जहां होगा वहां के रेजिडेंट माने जाओगे। डी फैक्टो मतलब अगर आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का भी आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वो भी यही प्रिंसिपल है, डी फैक्टो। तो अगर आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसे एविडेंस है जो प्रूव कर देते हैं कि आप सिर्फ डिसीजन लेने के लिए बाहर चले गए, बोर्ड मीटिंग करने के लिए बाहर चले गए, डिसीजन के वक्त जो मीटिंग होनी थी वो लेने के लिए बाहर चले गए, बाकी सारा आपका असल में काम इंडिया में ही होता है, असल में मैनेजमेंट इंडिया में ही होता है, असल में आप डिसीजन सारे इंडिया में ही लेते हो, अगर ये प्रूव हो गया तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बाहर गए और डिसीजन लेके आए, हम ये मानेंगे कि आपकी एचयूएफ इंडिया की रेजिडेंट है। तो दो वर्ड्स केस लॉज ने ऐड करे इन डेफिनेशंस में। डेफिनेशन ये एक्ट में लिखी थी भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ सिचुएटेड इन इंडिया। ये एक्ट के वर्ड्स हैं। एक्ट के वर्ड्स को सप्लीमेंट किया
कॉम्प्लीमेंट किया किसने, केस लॉज ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और बोला कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है ब्रेन एंड हेड जहां सिचुएटेड है, और वो सिचुएटेड डी फैक्टो होना चाहिए, मतलब इन एसेंस होना चाहिए। इन एसेंस मींस रियल में होना चाहिए, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का यहां पर प्रिंसिपल लगेगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का यहां प्रिंसिपल लगेगा, और जब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का प्रिंसिपल लगेगा तो भाई हम लोग वहां पर जहां पर भी HUF की रेजिडेंसी होगी वहां पर हम HUF को टैक्सेबल करेंगे। सो धोखा नहीं दे सकते, ना ना ना, कंट्रोल मैनेजमेंट टेम्परली बाहर ले गए, धोखा है धोखा, धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि लॉ ने बोला इनकम टैक्स ऑफिसर डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टेस्ट करेगा। अगर तुम 1-2 दिन के लिए बाहर गए हो तो उसको इग्नोर कर देगा इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बोलेगा डी फैक्टो बताओ तुम कहां के रेजिडेंट थे, डी फैक्टो तो तुम इंडिया के रेजिडेंट थे। तो क्या हुआ, अगर तुम टेम्पररी फेज के लिए कुछ छोटे से काम करने के लिए बाहर चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमें, हम तो डी फैक्टो, हम तो रियल टर्म्स में देखेंगे कि तुम कहां के रेजिडेंट थे, और रियल टर्म्स में हाँ तुम इंडिया के ही रेजिडेंट थे। अगर तुम इंडिया के ही रेजिडेंट हो तो सारा टैक्स तुम्हें इंडिया में ही पे करना पड़ेगा। सो ये आपको याद करना जरूरी है जो लॉ के वर्ड्स हैं। केस लॉज के वर्ड आप ना भी याद करो तो चलेगा, केस लॉज के वर्ड सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन आपको जो मेन वर्ड्स याद करने हैं वो हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द HUF शुड बी आउटसाइड इंडिया, देन द HUF इज नॉन रेजिडेंट, मतलब उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट। और अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ HUF इन इंडिया, अगर वो इंडिया में है तो वो HUF कहलाएगी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये है आपका रेजिडेंसी रूल इन केस ऑफ HUF। और लार्जली सेम रूल रहेगा भाई किसके केस में, AOP के केस में, पार्टनरशिप के केस में, कंपनी के केस में, और एनी अदर पर्सन के केस में सेम रूल रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। बस कंपनी के केस में एक एडिशनल चीज कराऊंगा, पोयम कविता पढ़ाऊंगा, कविता सुनाऊंगा, वो एक कविता है जो एडिशनल है। बाकी तो चलो अब चलते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट के रेजिडेंशियल स्टेटस के। भाई 2 और एंटिटीज जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस जानने वाले हैं वो है, एक है कंपनी फॉर्म। कंपनी फॉर्म में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई होती हैं, जो भी एंटिटी बनी हुई होती हैं, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, और AOP BOI पार्टनरशिप फर्म या एनी अदर पर्सन का कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंपनी अगर आपकी है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके तहत भाई 2 पार्ट्स में कंपनी को डिवाइड किया जा सकता है। एक है इंडियन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ हो, उसे कहते हैं इंडियन कंपनी। वो इंडिया के लॉज फॉलो करती है, इंडिया का कंपनीज एक्ट फॉलो करती है, और इंडिया के सारे कॉर्पोरेट रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरी कंपनी होती है भाई फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी कई बार इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं लेती, बिना इंडिया में रजिस्ट्रेशन लिए वो इंडिया में वर्क करती है एज अ लाइजन ऑफिस, एज अ प्रोजेक्ट ऑफिस, और एज अ ब्रांच ऑफिस। सर ये 3 चीजें क्या होती हैं? देखो भाई मैं तुम्हें ब्रीफ में समझा रहा हूं। कॉर्पोरेट लॉ जब तुम पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे, वहां पर ये कंसेप्ट डिटेल में पढ़ोगे, तो मैं तुम्हें यहां पर ब्रीफ में समझा रहा हूं। बाहर की एक कंपनी इंडिया में करना चाहती है बिजनेस, लेकिन उसको बिजनेस लंबे समय तक नहीं करना, उसको बहुत छोटे समय तक बिजनेस करना है, और उसको फटाफट बिजनेस को करके रैप अप करके इंडिया से बाहर चले जाना है। वो कोई लंबे समय का प्लान करके नहीं आई इंडिया में, छोटे से समय के लिए वो इंडिया में आई है। तो वो क्या सोचती है, अगर मैं कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर कराऊं, मैं कंपनीज के रेगुलेशंस का पालन करूं, मैं वो डिटेल्ड प्रोसीजर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें फॉलो करूं, उसका क्या फायदा भाई? मुझे तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जाना है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए जाना है और वापस आ जाना है। तो क्यों ना मैं एक टेम्पररी ऑफिस खोल लूं इंडिया में, टेम्पररी ऑफिस जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो, और उससे काम करूं और फिर इंडिया के बाहर चलती बनूं जब मेरा काम खत्म हो जाए। क्यों ना मैं ऐसा करूं? मैं क्यों इंडिया में एक कंपनी एस्टैब्लिश करूं, जिसमें कि कंपनी एस्टैब्लिश करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, कागजी कार्रवाई होती है भाई, और कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद खर्चे बहुत सारे होते हैं, ऑडिट करवाओ, उसका कंपनी सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स बनाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे टंटे होते हैं। मैं क्यों पढ़ूं उन सब चीजों में?
तो आरबीआई ने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला, ठीक है भाई, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं करना चाहती, टेम्पररी फेज के लिए इंडिया में आना चाहती हैं और फिर चली जाएंगी, ऐसी कंपनीज को 3 तरीकों से इंडिया में बिजनेस करना परमिटेड है। नंबर 1, ब्रांच ऑफिस, वो अपना एक ब्रांच खोल सकता है इंडिया में, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होगा और उसको लिमिटेड काम करने की परमिशन मिलेगी, जो आरबीआई बोलेगा वही काम उसे करना पड़ेगा। तो ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर किसी को आना है किसी टेम्परेरी प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मेट्रो रेल, दिल्ली के में जो मेट्रो रेल बन रही थी उसको बनाने के लिए एक जापानीज कंपनी ने टेम्परेरी फेज के लिए प्रोजेक्ट ऑफिस अपना इंडिया में खोला था। तो आपको अगर टेम्परेरी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया में आना है, आप खोल सकते हो प्रोजेक्ट ऑफिस। तीसरा है लाइजॉन ऑफिस। लाइजॉन ऑफिस क्या होता है भाई? ऐसा ऑफिस जहां पर कोई आपको इंडिया में आके मार्केट रिसर्च करनी है कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, आपको लाइजन करना है लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, इंडिया के मार्केटियर्स से, इंडिया के कस्टमर्स से, तो उस केस में आप खोलते हो लाइजॉन ऑफिस। तो ये 3 फॉर्म्स हैं जिसमें अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना है लेकिन कंपनी नहीं एस्टैब्लिश करनी, डिटेल पचड़ों में नहीं पढ़ना, लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना, बस काम करना है और निकल जाना है, तो ये 3 तरीके से वो इंडिया में अपना बिजनेस कर सकती है। तो अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो भी भाई रिस्क होता है कि आप इंडिया में अपना रेजिडेंस कंसिडर कर लो। तो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, आपका रेजिडेंस इंडिया में ही माना जाएगा, आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे, आपकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कोई टेंशन ही नहीं। फॉरेन कंपनी हो तो भाई 2 चीजें देखी जाएंगी, क्या आप फॉरेन कंपनी, आपका पोयम इंडिया में है? सर पोयम मतलब कविता? नहीं भाई नहीं, पोयम मतलब कविता नहीं, पोयम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो फॉरेन कंपनी से पूछा जाएगा, सुनो फॉरेन कंपनी जरा बताओ क्या तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है? तो फॉरेन कंपनी बोलेगी, वेल आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, व्हाट डू यू मीन बाय पोएम, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो वहां फिरंग होते हैं ना, तो वो ऐसे लैंग्वेज में आपसे पूछेंगे, जरा बताओ तो ये पोएम किस चिड़िया का नाम है? अरे कोई नई चिड़िया नहीं है, नाम बस फर्क है, चिड़िया वही है जो हमने HUF में पढ़ी थी, क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हेड एंड ब्रेन, डी फैक्टो, वर्ड्स पढ़े थे ना HUF में, वही सारी चीजें यहां पर भी हैं। वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग बिल्कुल सेम वही जो HUF का मीनिंग था। आओ पढ़ते हैं क्या मीनिंग है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड। सबसे पहले वर्ड का मतलब समझो, की। की का क्या मतलब है? की का मतलब है, मैं यहीं पर डिफाइन कर रहा हूं भाई, तुम जहां भी तुम्हारे पास रजिस्टर में ऊपर नीचे प्लेस हो वहां पर डिफाइन करना। की का मतलब है क्रिटिकल, टू द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। ऐसे डिसीजन जो क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट हैं, टू द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट के लिए। अगर ये डिसीजन नहीं लिए गए या ये डिसीजन खराब लिए गए तो बिजनेस का कंडक्ट रुक सकता है, मतलब आपका बिजनेस रुक जाएगा अगर आपने ये वाले डिसीजन ठीक से नहीं लिए। सो की का क्या मतलब है? की का मतलब है क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट टू द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट, आपके बिजनेस के लिए की जो डिसीजंस होंगे वो ये वाले डिसीजंस होंगे, जो डिसीजंस अगर आपने इंडिया में लेना शुरू कर दिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी हेड ऑफिस US में है, UK में है, कहीं भी है, अगर ये की डिसीजंस आपने इंडिया में लेने शुरू कर दिए, मैं मानूंगा आप इंडिया के रेजिडेंट हो। आगे क्या कहता है? प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब आप जो मैनेज करते हो सारी चीजें, आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हो, मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब क्या? प्राइस क्या होगा आपके गुड का, आपके गुड किस किस मार्केट में अवेलेबल होंगे, GST किस रेट पे एप्लीकेबल होगा आपके गुड्स पे, आपके गुड्स की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, आपका गुड्स कितना डिस्काउंट हम दे देंगे किस कस्टमर को अगर ये गुड्स हमारे बिकने शुरू हो गए तो ये सब रहते हैं कमर्शियल डिसीजन, जो पैसे से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। तो प्राइस, डिस्काउंट, GST, टैक्स, कॉस्टिंग, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब जो डिसीजन होते हैं ये होते हैं कमर्शियल डिसीजन।
और मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जनरल मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, सीनियर मैनेजर का रिपोर्टिंग पर्सन कौन होगा, सीनियर मैनेजर के अंडर कितने लोग रखे जाएं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए, कौन क्या चीज देखेगा, ये सब मैनेजमेंट के डिसीजंस। आपके की मैनेजमेंट के और कमर्शियल डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड। अरे भाई फिर वही वर्ड आ गया, सब्सटेंस। मैंने ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस किया था HUF में। सब्सटेंस का मतलब है डी फैक्टो। डी फैक्टो मीन्स इन एसेंस, इन रियलिटी। तो एक बड़ा सिली सा एग्जांपल देता हूं भाई तुम्हें। याद है जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी इंडिया में, तब ऐसा कहा जाता था कि भाई मनमोहन सिंह तो बस एक मतलब एक आर्टिफिशियल PM है, एक्चुअली जो डिसीजन लेता है वो तो उनके पीछे कोई और डिसीजन ले रहा होता है। तो बस यही है डी फैक्टो या इन सब्सटेंस डिसीजन लेना का अधिकार। तो हम ये देखेंगे कि इन सब्सटेंस डी फैक्टो रियली में सारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड, क्या वो इंडिया में लिए जा रहे हैं या बाहर लिए जा रहे हैं। अगर वो इंडिया में लिए जा रहे हैं, मैं कह दूंगा ये फॉरेन कंपनी इंडियन रेजिडेंट है। अगर वो बाहर लिए जा रहे हैं, मैं कह दूंगा ये फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है। बट कुछ वर्ड्स को आपको याद रखना बड़ा जरूरी, की वर्ड को याद रखना बड़ा जरूरी। की का मतलब ताला चाबी नहीं होता भाई, की का मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल टू द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस। तो की मैनेजमेंट का मैंने आपको मतलब बताया। मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, कौन किसके अंडर आएगा, कौन किसके ऊपर जाएगा, कौन किसका बॉस बनेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कंप्लेंट करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैनेजमेंट के डिसीजंस। एंड कमर्शियल डिसीजंस, कमर्शियल डिसीजंस मतलब प्राइस कितना रखेंगे, कॉस्टिंग कितनी रखेंगे, टैक्स कितना चार्ज करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब कराएंगे, इस तरह के जो डिसीजन होते हैं जो बिजनेस में जनरली लिए जाते हैं प्रोडक्ट को लेकर, वो सब डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड। इन सब्सटेंस वो कहां पर लिए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज पोयम और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। रिजेंबलेंस है, बिल्कुल सही रिजेंबलेंस है भाई। HUF में जो हम वर्ड यूज करते थे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सिमिलर का वर्ड यहां पर भी है। बस हाँ, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दिया गया है ताकि जब एनालिसिस हो तो डिटेल में कौन कौन से फीचर्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से डिसीजंस का ध्यान रखना है, वो कोई भी एनालिसिस करने वाला उसको देखे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो पोयम इन इंडिया, अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो। अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो आप नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका पोयम कहां का है, आपको अपना फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो भाई ये था कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। और अब बचे कुचे जितने भी हमारे पर्सन के फॉर्म हैं उन सब का आ जाओ रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI और एनी अदर पर्सन। तो भाई फर्म, AOP, BOI ये कहां प्रिस्क्राइब्ड है, ये भाई सेक्शन 6(2) में प्रिस्क्राइब्ड है। HUF के साथ ये प्रिस्क्राइब्ड है। एनी अदर पर्सन कहां प्रिस्क्राइब्ड है, एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 6(4). सेक्शन 6(4) एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अच्छा दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम, वही HUF वाला। क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। कौन डिसीजन ले रहा है, कौन ब्रेन है इस बिजनेस के पीछे, कौन हेड है इस बिजनेस के पीछे, कौन सारे सब्सटेंशियल डिसीजन ले रहा है, ये बता दो। अगर वो सारे सब्सटेंशियल डिसीजन इंडिया में रहते रहते लिए जा रहे हैं तो आप कहोगे ये फर्म, AOP, BOI एनी अदर पर्सन रेजिडेंट है। अगर ये डिसीजन इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं तो ये नॉन रेजिडेंट है। अगेन वही प्रिंसिपल, डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग हम यहां पर भी देखेंगे कि रियल में बताओ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने बता दिया। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था HUF में जो मेन लोग होते हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा, अरे भाई चलो कल हमें डिसीजन लेने हैं HUF के बिजनेस से रिलेटेड, आओ चलो फ्लाई करके सिंगापुर चलते हैं। सिंगापुर में डिसीजन लिए, अगले दिन वापस आ गए और यहां पर आके एग्जीक्यूट कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिसीजन और कंट्रोल बाहर हो गया तुम्हारा, ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं है। डी फैक्टो देखेंगे हम। डी फैक्टो तो कंट्रोल यहीं पर है ना इंडिया में। अगर डी फैक्टो कंट्रोल यहीं पर है इंडिया में तो हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये गोल्डन रूल है इनकम टैक्स एक्ट का कि हम तथ्य को देखते हैं, हम रियलिटी को देखते हैं, हम ट्रांजैक्शन को नहीं देखते, हम उसके अंडरलाइंग रियलिटी को देखते हैं। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम देखते हैं, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिसाइड करते हैं अपने फर्म, एओपी, बीओआई या एनी अदर पर्सन को। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया? तो भाई ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस, और डिफरेंट टाइप के एंटिटीज को डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस में जो बांटा गया है वो इस पर्पस से बांटा गया है कि जो नॉन रेजिडेंट होगा उसका मेजॉरिटी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी, जो रेजिडेंट होगा उसकी मेजॉरिटी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसकी आधी इनकम या पार्ट इनकम इंडिया में टैक्स होगी, पार्ट इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। तो अगले सेशंस में हम क्या करने वाले हैं? अगले सेशंस में भाई हम ये करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंसी, वो कौन सी इनकम है जो इंडिया के बाहर टैक्स होगी, वो कौन सी इनकम है जो इंडिया के अंदर टैक्स होगी, वो कौन सी इनकम है जो पार्टली इंडिया के बाहर टैक्स होगी और पार्टली इंडिया के अंदर टैक्स होगी, हम ये डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में और हम आगे की चर्चा वहीं कंटिन्यू करेंगे।